और भाव भी अलग है। तो कुंडली का जो 3 डायमेंशन परिमाण है वो कैसे बनता है? एक तो जो भाव है, हमारी पृथ्वी के 12 इक्वल डिवीजन से भाव बनते हैं। जिस मृत्यु लोक पर हम अपने हर कर्मों को भोगने के लिए, अच्छे या बुरे, सुख और दुख को जीने के लिए आते हैं, तो पृथ्वी के इन इक्वल 12 डिविजन्स को हम भाव कहते हैं। उस पर हम सुपर इम्पोज करते हैं जो अवकाश में ग्रहों की परिभ्रमण कक्षा से बनती है, जो राशियां। अब 7 ग्रह मुख्य हैं, उनके डिफरेंट ऑर्बिट के सम्मेलन संकलित होने से एक ज़ोडिएक बेल्ट बनता है, काल्पनिक बेल्ट बनता है, जिसको हम राशि कहते हैं। अब इसकी जब निटी-ग्रिटी में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि राशि में किसी एक ग्रह की मैक्सिमम ऊर्जा होती है, तो उसको हम उस राशि का अधिपति बनाते हैं। उसकी डिटेल में जब बेसिक ज्योतिष हम पढ़ते तब जानना चाहिए, अभी औचित्य वो नहीं है, बाद में समझेंगे कभी मौका मिलेगा तो। बाकी ये भी किसी को पता नहीं होता है कि राशि का वो अधिपति कैसे बना। आगे जाकर के उसी राशि में, क्योंकि राशि जो है 7 ग्रहों के परिभ्रमण कक्षा का मिक्स सम्मिलित हुआ मार्ग है, तो इस एक राशि में बाकी सभी ग्रहों की ऊर्जा समाहित है। इसीलिए कोई एक ग्रह किसी एक स्पेसिफिक डिग्री में जब हो तो अलग अलग वर्ग कुंडली में वो कौन सी राशि में दिखेगा, वो देखने का प्रावधान, जिसको हम वर्ग कुंडली बोलते हैं। और उसमें से एक जो वर्ग कुंडली हम आप आज देखने जा रहे हैं वो है नवमांश। यानी एक राशि का 9 समान भाग करेंगे, 3 डिग्री 20 अंश का एक भाग बनेगा, तो एक राशि का 9 इक्वल डिवीजन बनेगा, इसलिए इसको नवांश कहते हैं। उसको साउथ में भाग्यांश भी बोलते हैं, कि वो भाग्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसीलिए ज्यादातर लोग नवमांश कुंडली से सब कुछ देखते हैं, सिर्फ मैरिज देखने का प्रावधान नहीं है। मेरे लिए भाग्य, मुझे आज जहां साहब ने अवसर दिया तो मैं ये कहूंगा कि मेरा भाग्य सही चल रहा है। किसी और के लिए संतान प्राप्ति इनका भाग्य है, किसी और के लिए नौकरी में प्रमोशन होना उसका भाग्य है। तो जिंदगी का जो एस्ट्रोलॉजी से हम जो कुछ भी देखते हैं, सब कुछ हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है। प्रारब्ध कर्म निसर्ग बहुत अच्छे से समझाता है, संचित प्रारब्ध और क्रियामाण। तो जो प्रारब्ध से जुड़ा हुआ, तो इसलिए वो नवमांश इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस भी बन जाता है। हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक महत्वपूर्ण वर्ग कुंडली है। राशि के 9 इक्वल भाग है, मतलब इसको ये समझो कि ये सिर्फ राशि को देखो, उसमें भाव नहीं है। क्योंकि भाव जब आता है, जब पूरी कुंडली आती है, तो कुंडली में 3 फैक्टर आ जाते हैं। एक तो जो पृथ्वी के 12 इक्वल डिवीजन करके भाव बनाए, इसके ऊपर हमने राशियों को सुपर इम्पोज किया, उन राशियों में जो ग्रह जहां पर है, जिन राशि में है वो आ गए। तो ऐसे 3 परिमाण से भाव, राशि और ग्रह के कॉम्बिनेशन से बनती है हमारी लग्न कुंडली, जिसको हम राशि चक्र, राहु सिक्की चक्र भी बोलते हैं। उसमें से एक जो है, जो राशि, उसके समान भाग 9 भाग करेंगे तो वो नवमांश कुंडली बनेगी। इसमें कोई प्रश्न आ रहा है, कोई कंफ्यूजन आ रहा है? इमीडिएट कोई बोल सकता है एक बंदा। लोग एस्पेक्ट देखते हैं, एस्पेक्ट नहीं देखने का लॉजिक क्या है? सीधी बात मैंने करी कि एस्पेक्ट जो है, जब हम भाव देखेंगे तो भाव यानी पृथ्वी है। अब जब अवकाश से किसी राशि में बैठा ग्रह किसी कोणीय डिस्टेंस में किसी भाव को कनेक्ट करेगा, तो वो एंगुलर डिग्री जो है भाव के साथ ग्रह की, अवकाश से किसी राशि में बैठ करके जो किसी भाव को कोणीय डिस्टेंस दे रहा है, कोणीय एंगल दे रहा है, मतलब एंगुलर डिस्टेंस दे रहा है, वो हमारा दृष्टि है, एस्पेक्ट है, राइट। तो इसीलिए जब वर्ग कुंडली में भाव ही नहीं है, वर्ग कुंडली में जहां पृथ्वी सम्मिलित नहीं है, सिर्फ जो राशि में ग्रह घूम रहे हैं, वो एक राशि के 9 इक्वल डिवीजन, वो एक राशि के 3 इक्वल डिवीजन, दृष्टांत, ऐसे जो वर्ग कुंडली बनती है, वहां एस्पेक्ट दृष्टि नहीं आती है। इट इज टोटल इलॉजिकल।
बेसिक जो कंसेप्ट है इससे पूरा विपरीत हो जाता है। इसलिए कभी भी वर्ग कुंडली में एस्पेक्ट नहीं देखते हैं। अब जब एस्पेक्ट नहीं है तो ग्रह एक दूसरे के साथ मिल करके जो हम योग की बात कर रहे हैं, सूर्य चंद्र का, गुरु चंद्र का एक दूसरे से त्रिकोण में एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वैसे योग भी वर्ग कुंडली में नहीं बनते हैं, युति प्रतियुति वगैरह, राइट। तो ये बेसिक चीजें टोटल हमें ध्यान में रख करके चलनी है। एस्पेक्ट नहीं है, वो योग नहीं बनता है, और वर्ग कुंडली में भाव नहीं है, सिर्फ राशि है। इसीलिए गो बैक टू द बेसिक, जो एक्सटर्नल ऑर्बिट के प्लैनेट है, मंगल, गुरु और शनि के ही कोणीय स्पेशल दृष्टि, स्पेशल एस्पेक्ट है। कैसे आया? जितना जो ग्रह दूर है उतना उसका कोणीय एस्पेक्ट और चौड़ा हो रहा है। पृथ्वी से नजदीक जो स्पेशल एस्पेक्ट वाला ग्रह है वो मंगल है, तो मंगल का शॉर्ट एंगल बनता है 4 और 8 में। तो जो जिस राशि में है वहां से वो 4 और 8 भाव को देख रहा है। अब जब गुरु की बात करेंगे तो मंगल के बाद गुरु की ऑर्बिट है, मतलब मंगल से दूर है गुरु, तो 4-8 से ज्यादा उसका थोड़ा एस्पेक्ट चौड़ा हुआ, 5 और 9 का एस्पेक्ट। और सबसे चौड़ा एस्पेक्ट होता है इसके दूर, सबसे द फार्देस्ट प्लेनेट सैटर्न का, जो 3 और 10 स्पेशल एस्पेक्ट जिनका है, जो 3 और सबसे चौड़ा एंगल होता है। सो ये समझ आपको रहनी चाहिए व्हेन यू सी, जो कहते हैं ना खगोल, जिसको ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक चीजें खगोल की परिस्थिति से आई हुई है। तो 3-10 शनि का एस्पेक्ट, 5-9 स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, और 4-8 स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ मंगल, जो एक्सटर्नल ऑर्बिट के प्लेनेट है। अब जो सीधा नजदीक है, मैं आपको सीधा देख रहा हूं, तो जिस पृथ्वी से जो नजदीक है वहां कोणीय डिस्टेंस की गुंजाइश कम हो जाती है। इसलिए जो इंटरनल ऑर्बिट के प्लेनेट है उस पर, उसका भाव पर सीधा एस्पेक्ट है। जिस राशि में बैठेंगे उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट 7th हाउस को वो देखते हैं। सो इसीलिए भाव नहीं है, सिर्फ राशि है, और स्पेशल एस्पेक्ट का ये एक कंसिडरेशन और लॉजिक है। कैलकुलेशन बहुत ही सरल है, अग्नि तत्व का, पृथ्वी तत्व का, वायु तत्व का और जल तत्व का नवमांश कैसे कहां से शुरू होता है, 3-20 ऐड करते जाओ, इसमें जाना नहीं है, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। बट अगर किसी को समझाना है फर्स्ट टाइम तो ये मैंने एक स्लाइड बना करके रखी है। नवमांश कहां पर वैदिक ज्योतिष में देखने को मिलता है, जहां से हम रेफरेंसेस ले सकते हैं, जहां से पटेल साहब ने और झा साहब ने नवमांश पर बहुत व्यापक काम किया है। तो जैमिनी ज्योतिष के जो जानकार लोग हैं, जो सही मायने में जानते हैं, उसमें नवमांश लिटरेचर उसमें बहुत ज्यादा है। काल चक्र दशा में सर्वतोभद्र चक्र और अंकन शास्त्र, जो जिसमें भी नवमांश के रेफरेंसेस बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। और CS पटेल साहब का जो ये रेफरेंस लेकर के मैं चल रहा हूँ, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि नवमांश को लेकर के देयर आर 3000+ वर्सेस है, श्लोक है हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जिससे हम नवमांश को समझ सकते हैं। जो नवमांश में दृष्टि देखना, नवमांश में योग देखना, नवमांश में भाव सम्मिलित करके उसको लग्न कुंडली जैसा आकलन करना, ये पूरी गलत धारणाएं बनी हुई। 3000 वर्षस के बाद भी नवमांश के ऊपर जिसका पकड़ अच्छा था, जिन्होंने अच्छी किताबें पब्लिश करी, उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि नवमांश कुंडली में दृष्टि, उनकी किताब में कहीं मेंशन नहीं है। नवमांश कुंडली में युति प्रतियुति के योग, राइट। तो जब ऑथेंटिसिटी, जिसने ऑथेंटिक मतलब जहां से नवमांश आया हमारे सामने, वो कहीं पर भी नहीं बोल रहे हैं, तो ये सारा आया किधर से? नवमांश कुंडली में। कितने लोगों को ये भ्रम है कि नवमांश में हम योग भी देखते हैं और नवमांश कुंडली को एज गुड एज, हाँ लिखा है शास्त्रों में कहीं पर भी, तो इसका परिप्रेक्ष्य अलग है, उसको उतना ही इंपॉर्टेंस दे सकते हैं।
पर उसको लग्न कुंडली से परे नहीं देख सकते, क्योंकि लग्न कुंडली है तो नवमांश है, लग्न कुंडली से नवमांश बनता है, नवमांश कुंडली से लग्न कुंडली नहीं बनती है। हमारे कर्मों का जो पूरा लेखा जोखा जहां से बेसिक हम देख सकते हैं पराशरीय सिद्धांतों के आकलन से, वो सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली है। ये सारे एडिशनल कह सकते हैं कि एडिशनल टूल है, तो वो मुख्य कभी भी नहीं बन सकता है। सो एनीबडी हु गॉट द क्लैरिटी कि नवमांश कुंडली में मैं वर्ग ये देखता था दृष्टि, अब शायद नहीं देखूंगा, ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में कि अभी भी इट इज नॉट क्लियर। बाद में प्रश्न है, बट आई एम जस्ट डिपिंग माई फिंगर की गर्मी कितनी जा रही है, में कितना टाइम रहता है, अब वो देखने का औचित्य ज्यादा है नहीं, क्योंकि जो नवमांश कुंडली को इंटरप्रेट करने का जो जरिया है उसमें ये कोई मायने नहीं रखता है। तो यूनिक चीजें बाद में डिस्कस कर सकते हैं। बेसिक आते हैं विशेष नवमांश। 64th नवमांश सबको मालूम है कि इसका इतना हो हल्ला किया हुआ है कि कोई ग्रह, शनि जब 64th नवमांश से गुजरेगा तो बेड़ा गर्क ही कर देगा। कभी भी एक चीज ध्यान में रखो, जब तक पूरे भाव को संपूर्णतः आकलन ना कर, यानी संपूर्ण आकलन मतलब भाव, भावेश और कारक, और भाव, भावेश और कारक को देखने के लिए मिनिमम 15 से 20 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। 15 से 20 घटक को देखेंगे तब एक भाव का आकलन निकलेगा। तो 64th नवमांश से अगर कोई ग्रह गुजरा, शुभ या अशुभ, तो वो इतना प्रोमिनेंट या वो यही कर देगा। 64th नवमांश के लिए लिखा है शास्त्रों में, बट वही होगा वो हर कुंडली में आपको दिखेगा नहीं। हजारों कुंडलियों में हम देखेंगे 64th नवमांश से निकला हुआ शनि कभी कभार उनको बंगलो दिलाता है। 64th नवमांश में निकला हुआ शनि उनकी मैरिज का टाइम दिखाता है। कारण क्या है? 64th नवमांश सीधा अष्टम भाव में जब जाते हैं तो पहला ही नवमांश आ जाता है। तो पहला नवमांश यानी शनि जब राशि बदल करके अष्टम भाव की कोई राशि में जाएगा तो गोचर का तो सिद्धांत है कि वो पिछले राशि का 3, 4, 6 महीने तक इफेक्ट देता है। तो 64th नवमांश में गया, फिर भी सप्तम भाव से अष्टम भाव में गया तो उसने मैरिज करवाई था। एक ही तात्पर्य है, कभी भी एक घटक को लेकर के कुंडली फलादेश का सीधा ही कि यही होगा ये नहीं देखना है। सबको प्लस माइनस करके पूरा आकलन करना है कि ये मेजर पॉजिटिविटी है, मेजर नेगेटिविटी है भाव की, या मिक्स फल है। तो 64th नवमांश से ना डरे ना डराए, कुछ नहीं होता है हजारों कुंडलियों, पर जो 2, 5, 10, 50 कुंडली देखेगा उसमें 20 में 64th नवमांश में उसके ऊपर बैंक केस हो गया, इसकी मम्मी गुजर गई। अरे मम्मी गुजरने का कारण और था, राइट, बट उसको दिखा 64th नवमांश मैं पढ़ा हूं, शनि निकला मम्मी गई, ऐसा नहीं है। सो ये कोइंसिडेंस होता है। तो 64th नवमांश में जो हम देख रहे हैं कि वो खराब ही होगा, ऐसा नहीं है। अष्टम भाव का शनि जो साढ़े साथी में चंद्रमा से अष्टम को तो हम मार ही डालते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो वहीं पर 64th नवमांश है। वर्गोत्तम नवमांश, हम किसी ग्रह को वर्गोत्तम में बोल करके बोलते मेरा गुरु वर्गोत्तम है, पैसा तो आ ही नहीं रहा है। सिर्फ वर्गोत्तम होने से कुछ नहीं होता। एकमात्र घटक है 15, 17, 18, 20 बेसिक लग्न कुंडली के एनालिसिस करने के जो स्टेप्स हैं, जिनके थ्रू हम भाव के शुभाशुभ को देखते हैं, उसमें से एक घटक है वर्गोत्तम नवमांश। तो ना 64th नवमांश बेड़ा गर्क करेगा, ना वर्गोत्तम नवमांश आपको स्वर्ग का सुख दे दे। क्लैरिटी आ रही है? ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी जगत में स्टूडेंट को जब ये सिखाया जाता है, क्योंकि सिखाने वाले कोई क्लैरिटी नहीं है। 64th नवमांश में 1000 कुंडली देखी नहीं है, उसने 10 कुंडली में देखा 64th नवमांश, तो अपने स्टूडेंट्स को वही पढ़ाता है 64th नवमांश में तेरा शनि चल रहा है, मतलब तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा।
और कुछ बार होता भी है, पर मुझे देखना पड़ेगा अष्टम भाव की और लग्न की डिग्री में कोइंसिडेंस क्या है। मतलब लग्न की डिग्री अगर 27 है और अर्ली डिग्री का 64th नवमांश का कोई ग्रह निकल रहा है, तो क्या वो फल देगा? बहुत ही माइनर, लूकवार्म होगा। तो बहुत सारी चीजें सिद्धांतों में है, सबको कोलेट करके चलना पड़ता है। ये एक घटक है, आई एम मेकिंग इट क्लियर। 64th नवमांश ना सिर्फ खराब कर देगा, वर्गोत्तम नवमांश आपको स्वर्ग का सुख देगा, ये नहीं मानना है। ये एक घटक को ऐड करना है शुभ और अशुभ में। पुष्कर नवमांश, हाय हाय, पुष्कर नवमांश में तो लोगों ने देख लिया, मतलब फिर तो वो तो एकदम हवा में आ जाते। इसका होने से भी हाँ, उसका फल मिलेगा। कब? जब वो गोचर में ट्रिगर होगा, जब वो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में ट्रिगर होगा, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि वो कब ट्रिगर हो रहा है। पर पुष्कर नवमांश में कोई ग्रह बैठ जाने से भाव फल में वो उसका 80% वेटेज आ गया, ऐसा नहीं है। वेटेज सबका है। क्यों? क्योंकि भावफल सिद्धांत में पहला सिद्धांत है, किसी एक भाव में अगर शुभ भावाधिपति या अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो उस भाव के फल को ब्लोजूम करेगा। तो अगर 64th नवमांश से कोई ग्रह कोई बैठा है तो शुभ ग्रह तो ब्लोजूम नहीं करेगा क्या? तो 64th नवमांश क्योंकि अष्टम भाव में है, एक ही चीज पकड़ो कि अष्टम भाव जो है वो सडननेस का है। अष्टम भाव जो है बहुत बड़ी घटनाओं का है। अष्टम भाव जो है वो मैं और आप जिसको समझ नहीं सकते, अकल्ट इसी को बोलते हैं। सामान्य मनुष्य की सोच से परे मृत्यु की बात की गई अष्टम में। तो मृत्यु से आजकल देखिए इतना एडवांस मेडिकल साइंस है, फिर भी मृत्यु को समझ पाना डॉक्टर्स के बस की बात नहीं। इतना गुड है अष्टम भाव, इसलिए जो हम और आप नहीं समझ पाते हैं वो चीज अष्टम भाव में है। उसका एक घटक जो नवमांश है वो 64th नवमांश है। हमेशा वो खराब, अष्टम भाव हमेशा खराब ऐसा नहीं होता है। फल दीपिका में बृहद पराशर शास्त्र में दशा फलाध्याय में दोनों जगह पर मेंशन है कि जो लघु पराशरी को देख करके चलेगा वो 6 से 12, 3, 6, 11 के अधिपतियों को खराब ही मानेगा। पर भाव फल सिद्धांत से अगर अष्टम भाव का आकलन किया जाए, वो अगर शुभ बन रहा है, अष्टमेश अगर शुभ बन रहा है तो अष्टमेश की महादशा भी शुभ ही जाएगी। 6th लॉर्ड अगर हर प्रकार से मेजॉरिटी शुभ बन रहा है तो 6th लॉर्ड की महादशा भी शुभ ही जाएगी। कहने का मतलब पूरे शास्त्र को जब अच्छे से नहीं समझोगे तो तृष्णाई खराब, त्रिक खराब, ये सारा जो भ्रम फैलाया गया है उससे बाहर आ जाओ। ना पुष्कर नवमांश कुछ दे देगा, ना 6th लॉर्ड की दशा कुछ खराब कर देगी। ज्योतिषाचार्य को कुंडली में घुस करके भाव भावेश कारक के 15-20 फैक्टर्स को लगा करके समझना पड़ेगा कि ये भाव मेजॉरिटी पॉजिटिव बन रहा है, ये भाव मेजॉरिटी नेगेटिव बन रहा है या मिक्स बन रहा है। मेजॉरिटी अगर पॉजिटिव बन रहा है तो क्या फल होगा कि इस भाव का फल उत्तम मिलेगा। जब चाहेगा तब मिलेगा, जब चाहेगा तब मिलेगा, उसकी मात्रा बहुत अच्छी होगी, मिलने के बाद चला नहीं जाएगा। तो ये फलादेश तो हमें करना है, कहीं लिखा नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज विशेष नवमांश। इससे न डरना है, इससे न ज्यादा खुश हो जाना। ये घटक मात्र है। फिर एक आता है 55th नवमांश, जिसमें हस्त मेलापक का मुहूर्त देखा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब नवमांश देखते हैं और जब 55th नवमांश को हम देखते हैं तो उसका जब मुहूर्त शास्त्र में जब हस्त मिलान का जब टाइम देना हो तो उसको देखना अनिवार्य हो जाता है। इसको हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैच मेकिंग में भी ये इंपॉर्टेंटली यूज करता है। यहाँ मेनली हमें प्रैक्टिकल फोकस करना है। राशि तुल्य नवांश, तो राशि तुल्य नवांश क्या है? सीधी भाषा में वृषभ लग्न की कुंडली है तो धनेश बना बुध, क्लियर। अब धनेश बुध बना है, सपोज करो वो कुंभ नवमांश में गया,
वृषभ नवमांश की कुंडली है। धनेश जो मिथुन राशि का अधिपति बनेगा बुध, वो कुंभ नवमांश में गया। हमें एक ही चीज देखते हैं, बहुत ही सरल, डोंट गो इनटू द डीप, मैं इसकी समझ दूंगा। वो जो कुंभ नवमांश में गया, कुंभ राशि वृषभ लग्न में कहां पर पड़ेगी, कोई एक बताएगा? 9 में कुंभ राशि वृषभ लग्न की कुंडली में कौन से भाव में पड़ेगी? 10 में, 10वें भाव में। मतलब राशि तुल्य नवमांश क्या कह रहा है? धनेश नवमांश कुंडली में कुंभ राशि में है तो उसको लग्न कुंडली में लाओ वापस। वो कहां पर है? कर्म भाव, कर्म स्थान में। तो उसका सूचक नवमांश का लेवल क्या बनेगा? ये सूचक नवमांश हुआ धन भाव का, धन भाव का सूचक नवमांश हुआ कर्मांश। अगर वो भाग्य की मकर राशि में जाता, धनेश बुध अगर मकर नवमांश में जाता, मकर राशि वृषभ लग्न के भाग्य स्थान में है, तो क्या बनता? भाग्यांश। समझ में आ रही बात? बेसिक नवमांश कुंडली देखने का ये एकमात्र फंडामेंटल, इससे ये तुम्हें सिखाएगा, हम सबको सिखाएगा कि नवमांश कुंडली में जो राशि में गया वो राशि लग्न कुंडली के कौन से भाव में पड़ रही है। दैट इज कॉल्ड राशि तुल्य नवमांश। किसी एक सूर्य बनेगा जी, आपका सप्तमें सूर्य कौन सी राशि में है? धनु राशि में। धनु राशि में, यानी लाभ स्थान में गया जी। सप्तमें से जब लाभ स्थान में होता है तो ज्यादा उछलना नहीं है, इसको और 10 चीजों से देखना पड़ेगा। बट एक प्राइमा फेसी पहला सेंटेंस में क्या बोलूंगा? सप्तमें से लाभ स्थान में है, मैं कहूंगा कि मैरिज के समय या मैरिज के बाद या मैरिज से आपको लाभ मिलेगा। कब? अगर वो सप्तमें से लाभ स्थान में गया है, वो बाकी फैक्टर्स से अगर शुभ बना है। अगर शुभ बनाई नहीं बना है तो मुझे आएगा चाटा, बोले नहीं मेरा तो मैरिज के बाद बेड़ा ही गर्द हो गया। सो एक सेंटेंस से कुछ भी सही नहीं जाएगा। बट ओवरऑल वो लाभ में गया, तो सप्तमें से जब लाभ स्थान में गया तो कुछ न कुछ इच्छा पूर्ति लाभ की बात करेगा मैरिज के बाद। ये सही बात है? हेलो जी जी। तो आपका अनुभव क्या रहा? मैरिज के बाद क्या लाभ हुआ या क्या नुकसान हुआ? मैरिज नहीं हुआ है अभी तक सर। मैरिज ही नहीं हुआ, मतलब मैरिज मेरी प्राइम विश है, मैं ऐसा कह सकता हूँ? नहीं, मुझे मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा इंटरेस्ट नहीं है? देखो कितना गलत जा रहा है। जब सप्तमेश में लाभ में देख रहा हूँ, सप्तमेश को मैं लाभ स्थान यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति के भाव में देख रहा हूँ, वो बंदा बोल रहा है कि मुझे मैरिज में इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब जो मैं कह रहा हूँ, लग्न लग्ने कारक सूर्य, सप्तम भाव सप्तमे कारक शुक्र के संग जुड़े हुए शनि केतु भाग्येश की स्थिति अगर नहीं देखोगे तो ये जो आत्मा है वो भोग के लिए आई है या ये आत्मा भोग के त्याग के लिए आई, हम नहीं पता कर पाए। तो जो यहीं पर देखो उल्टा पड़ गया, सप्तमेश मात्र लाभ स्थान में जाने से वही होगा, ये कहना गलत है। जब तक पूरा आकलन नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होता। देखो प्रमाण मिल गया यहीं पर। तो सिर्फ वर्गोत्तम नवमांश में, सिर्फ पुष्कर नवमांश में, सिर्फ 64वें नवमांश में किसी ग्रह के जाने से, और हमें तो डराया जाता है गोचर में। अब गोचर में जहां घूमना है घूमे, मैं कुंडली तो देखूं पहले। कुंडली में 64th नवमांश अगर पावरफुल बना हुआ है डिग्रिकली तो मैं देखूंगा ना, तो ये तो अच्छा करेगा। तो जब तक सप्तम भाव सप्तमेश कारक शुक्र को नहीं देखूंगा 15-20 सिद्धांतों से, घटकों से, तब तक पूरा सप्तम भाव का ब्यौरा नहीं आएगा। क्या देखना है? सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है वो किस भाव का अधिपति बनकर के आया है, सप्तम भाव पे और कौन से ग्रहों की दृष्टि है, सप्तम भाव पर जो दृष्टि डाल रहे हैं वो ग्रह किन भावों के अधिपति बनकर के आए हैं।
सप्तम भाव के दूसरे और 12वें भाव में कौन सा ग्रह है? कर्तरी बोलते हैं हम इसको। सप्तम भाव से दसम कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? तो इतना तो जब देखेंगे तब सिर्फ भाव को देखा हमने। इससे आगे बढ़ना है। सप्तमेश लग्न कुंडली के कौन से भाव में गया? सप्तमेश अपने भाव से कौन से भाव में गया? सप्तमेश के आजू बाजू में कौन बैठा है? सप्तमेश से दसम कौन बैठा है? सप्तमेश के ऊपर और कौन से ग्रहों का प्रभाव मतलब दृष्टि युति है? वो ग्रह कौन से भाव के अधिपति बनकर के आए हैं? सप्तमेश वर्ग कुंडली में क्या कर रहा है? वो सूचक नौमांस अगर छठे घर में आ गया, 12वें घर में आ गया, तो उसका इंटरप्रिटेशन और निकलेगा। सप्तमेश के ऊपर दृष्टि युति प्रतियुति, उससे दसम उससे सप्तम। सप्तमेश का डिस्पोजिटर राशि अधिपति किधर जा रहा है? इसके बाद हम कारक को देखेंगे। कारक राशिगत कैसा बना हुआ है? कारक से दूसरे 12वें कौन सा है? कारक से दसम कौन सा है? कारक के ऊपर और कौन से ग्रहों के प्रभाव है? जब इतना सारा ब्यौरा लोगे तब मैं सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक लग्न जीवन के सब शुक्र को देखूंगा, तब मैं निर्धारित कर पाऊंगा कि लग्न जीवन का क्या पॉजिटिव नेगेटिव इस जातक के जीवन में आ रहा है। तो जब नेक्स्ट अगर कभी मिलेगा तो इन्हीं भाई साहब की कुंडली को सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक प्रैक्टिकली कैसे एनालाइज करते हैं वो हम देख सकते हैं। लेट अस सी कब वो योग बनता है। पर एक ही घटक को लेकर के ना खुश हो जाना है ना कभी मुरझा जाना है। तो राशि तुल्य नवमांस बहुत ही सरल है। जो भी ग्रह नवमांस कुंडली में जिस राशि में है, वह राशि लग्न कुंडली के कौन से भाव में है, वो उसका वहां भी फल मिलेगा। मतलब शुक्र पावरफुल हो गया, लग्न जीवन का कारक। सप्तमेश खुद शुक्र है, तो सप्तमेश भी वही, शुक्र भी वही। पर लग्न कुंडली में, नवमांश कुंडली में जिस राशि में है, वो राशि लग्न कुंडली के छठे भाव की राशि है। कर लो बात। विवाद, प्रॉब्लम, तकलीफ, अड़चने आने की संभावना बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सप्तम कारक और सप्तमेश दो घटक नवमांश कुंडली की जो राशि हमने देखी शुक्र की, वो लग्न कुंडली के छठे भाव से कनेक्टेड है। वहां एक्सॉल्टेशन, वहां डेबिलिटेशन का कोई मतलब नहीं है। राशि तुल्य नवमांश, सीधी बात। सीएस पटेल साहब ने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि सप्तमेश अगर एक्सॉल्टेड साइन में, हाँ उसके प्रमाण है, तो वो तो लग्न कुंडली में भी देख सकते हैं कि सप्तमेश एक्सॉल्टेड है तो क्या होगा, सप्तमेश डेबिलिटेटेड है तो क्या होगा। उसकी भी धारा कुछ अलग चल रही है, वो भी समझ सकते हैं, तो वैसा देख सकते हैं। बट मेजर क्या है? राशि तुल्य नवमांस लग्न कुंडली के कौन से भाव से कनेक्ट हो रहा है। कोई प्रश्न बाय फार करोगे तो गहरा करो। अष्टम भाव गहराई है। आप डूबोगे तो समुद्र में डूबोगे, नहीं तो नहीं डूबोगे। आपके मन में प्रेम की व्याख्या अलग है, क्योंकि अष्टम भाव गहराई है। समझ में आ रही बात? और कुंभ लग्न में वो कन्या राशि में गया, तो कन्या राशि में है मतलब इसका एक और मायना है, राइट। बट यहाँ बहुत सारी और चीजें कंसिडरेशन में लेनी पड़ती है, वो यहाँ हम जान नहीं रहे। बट कहां पर भी गया उसके मायने हैं। अष्टम भाव में गया तो वहां सडननेस है, दैट्स इट। अष्टम भाव में गया तो गहराई है, खराब नहीं है। अगर लग्न जीवन का कारक शुक्र अष्टम में गया तो अष्टम भाव तो मृत्यु है ना, तो जीवन पर्यंत लग्न जीवन चलेगा, ये तो पॉजिटिव हो गया। सप्तम कारक अष्टम में गया, सप्तम कारक 12वें में गया जो एग्जिट का भाव है, जहां से हम एग्जिट करते हैं, मृत्यु और एग्जिट, तो वो तो मृत्यु पर्यंत बाकी बात हुई ना। अनलेस एंड अनटिल अष्टम भाव अष्टमेश को प्रॉपरली एनालाइज नहीं करोगे, आप नहीं कह पाओगे कि सप्तमेश अष्टम में गया तो वो अशुभ ही करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जीवन पर्यंत ये मतलब लंबा जीवन, लग्न जीवन भी कह सकते हैं सप्तम कारक शुक्र अष्टम में बैठने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल है, सरलता से देखने थे। इन सब श्लोकों को इसलिए रखा है कि ताकि मैं अपने घर का कुछ बोल रहा हूं वो ना लगे। ये सीएस पटेल की और जो यहाँ दिख रहा है जो देव केरलम यानी चंद्रकला नाड़ी के श्लोक और रेफरेंसेस को कोट किया है सीएस पटेल साहब ने।
लॉजिक क्या दिया है, जो ट्रांजिट है वो नवमांश तुल्य राशि पकड़ता है। कैसे? जैसे आजकल शनि कहाँ चल रहा है, कौन सी राशि में, गोचर में? मीन राशि। तो नवमांश तुल्य राशि ये कहती है कि आपके कर्क, वृश्चिक और मीन नवमांश में, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके कर्क, वृश्चिक और मीन नवमांश राशि में कोई भी ग्रह बैठा है, वो ग्रह शनि के गोचर के द्वारा ट्रिगर होगा, फल देने के लिए उसको एक्टिव करेगा। क्यों? समझ में आ रही बात? क्यों? कर्क नवमांश में किसी का मंगल है, लग्न कुंडली में शनि डायरेक्टली मंगल को एस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है, ना मंगल के ऊपर भी है, फिर भी उसको एक्सीडेंट हो गया, सिक्स्थ लॉर्ड बनकर के अगर चल रहा है, मंगल सिक्स्थ लॉर्ड है, तो क्यों हुआ? तो सिक्स्थ लॉर्ड मंगल नवमांश कुंडली में कर्क राशि में है और इसकी ट्राइन मीन राशि में शनि का गोचर चल रहा है। मंगल का डिग्री 3 था, अभी गोचर का शनि 4-5 डिग्री का चल रहा है, डिग्री कल हुआ। कर्क राशि है, हम पानी भी बोल सकते हैं, कर्क राशि रॉयल राशि, 4th हाउस की राशि है, व्हीकल चलाते वक्त भी हो सकता है, छोटे से कोई एक्सीडेंट की बात हम कर सकते हैं, छोटा या बड़ा वो बात नहीं, बट मंगल सिक्स्थ लॉर्ड बनकर के एक्टिव हुआ, शनि के ट्रांजिट से एक्टिव हुआ, ये समझ में आना चाहिए। डायरेक्टली कुंडली में शनि मंगल के साथ कोई भी संबंध नहीं बना रहा है, फिर भी नवमांश कुंडली में वो कर्क राशि में है या वृश्चिक राशि में है या मीन राशि में है, तो मीन राशि का शनि उसको ट्रिगर करेगा, एक्टिव करेगा। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ नवमांश तुल्य राशि। ये ट्रांजिट प्रिंसिपल है। इसको कैसे जोड़ा कि लग्न कुंडली का किसी भी भाव का अष्टमेश देख लो, जिससे हमें डराया जाता है, जैसे धन तृतीय भाव का अष्टमेश देखेंगे तो कर्मेश आएगा। हेलो? जी 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 सर। कर्मेश नवमांश कुंडली में जिस राशि में होगा, उसकी त्रिकोण राशि से अगर शनि गोचर कर रहा होगा, फिर से बोल रहा हूं, कर्मेश सपोज करो कि वृश्चिक राशि में, लग्न कुंडली में कर्मेश के साथ गोचर का शनि कोई संबंध नहीं बना रहा है, ना युति से, ना दृष्टि से, ना किसी से, फिर भी अगर तृतीय भाव से अष्टमेश कर्मेश पर शनि का प्रभाव रहेगा, क्योंकि मीन राशि का शनि कर्क, वृश्चिक और मीन के ट्राइन में बैठे कर्मेश वृश्चिक में बैठा है, इसीलिए वो जो तृतीय भाव का अष्टमेश ट्रिगर हुआ। अब तृतीय का अष्टमेश ट्रिगर हुआ मतलब क्या, कि अगर कर्म स्थान में थोड़ी भी नेगेटिविटी होगी तो वो जो साहस पराक्रम तब करेगा उसमें प्रॉब्लम बड़े आए। कोई भी काम जो कर रहा है वो बोलेगा कि दीपेश भाई आजकल प्रॉब्लम हो रहा है, हम सीधा पकड़ेंगे, कर्म स्थान में शनि चल रहा है इसलिए तेरे कर्म खराब हो रहे हैं। कर्म स्थान में नहीं चल रहा है, सपोज हम तो कहीं पे भी चल रहा है, ना कर्म ट्रिगर हो रहा है ना कुछ ट्रिगर हो रहा है, पर देख पाएंगे कि कर्म स्थान जो तृतीय भाव, जो मेरा साहस पराक्रम मतलब क्या, मेरे डे टू डे एफर्ट है, मेरे प्रयत्न है, मेरी डिजायर है, साहस पराक्रम, मैं कुछ न कुछ करता रहता हूं, वो जो मैं कर रहा हूं, नया कोई काम किया, शुरुआत करी, उसमें मुझे क्योंकि कर्मे से ट्रिगर हुआ, जो थर्ड का अष्टम, अगर वो कर्मस्थान अशुभ है तो उसमें अष्टम भाव अपमान करवाता है, फेलियर देता है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स देता है अगर खराब है तो वो अष्टमेश, तृतीय से अष्टमेश बना कर्मस्थान का अधिपति नवमांश में 4-8 बार के मीन राशि में गोचर वाले शनि से ट्रिगर हुआ, तो हम कहेंगे कि तेरे किसी भी साहस में तुझे इसीलिए सफलता नहीं मिल रही। समझ में आ रही है? दैट इज कॉल्ड नवमांश तुल्य राशि। कोई प्रश्न है यहां तक? तुल्य राशि का जो फंडामेंटल एक ही प्रिंसिपल जो यहां श्लोक से समझ में आता है, या पहला श्लोक पढ़ो, सेटन्स ट्रांजिट इन साइन आइडेंटिकल विद नवांश ऑक्यूपाइड बाय द 8th लॉर्ड, तो सीधा ट्रांजिट की बात कर रहा है देव केरला। अब लॉजिक में यहां स्क्रीन के सामने बैठ करके नहीं देख पाएंगे, यू गो इनटू द डीप ऑफ इट,
कि ये नवमांश तुल्य राशि का मतलब क्या है, इसको खोलो और उसके बाद इसके अंदर घुसो तो ये समझ में आएगा। जहां साहब ने हम लोगों को जो शिक्षा दी है वो वही दी है। जो दिख रहा है उसको मत मानो, उसको सोचो, उसको अपनी बौद्धिक परीक्षण में डालो, उसका एनालिसिस करो, उसके लॉजिक्स ढूंढो। तो दिस इज अ लेसन फॉर यू। इसका लॉजिक दो, आप निकालो। राइट? क्यों है ऐसा पूछो मत, क्यों है उसमें जाओ। अगर नहीं मिलता है तो वी आर देयर टू गाइड। बट अभी तो क्या है कि सीधे शॉर्ट टर्म में एक ही चीज समझो कि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हमें एप्लीकेशन में लेना। जहां साहब इसके ऊपर अगर आपको 2 मिनट कुछ लाइट डालनी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे तो आप कह सकते हैं। ये अगर इसमें जाओगे किसी नाड़ी पुस्तक में, तो नवमांश अंश तुल्य राशि और राशि तुल्य अंश की बात नहीं हुई। वहां अंश मीन्स नवमांश है। सही। ऐसा कोई सिद्धांत करके किसी नाड़ी ग्रंथ में नहीं दिया है। अंश तुल्य नवमांश और नवमांश तुल्य राशि, या अंश तुल्य राशि या राशि तुल्य अंश। लेकिन जिस भाषा में लिखा गया है ग्रहों की स्थिति को, उस भाषा को समझने के लिए इस टर्म का प्रयोग बाद के विद्वानों ने किया है। जैसे कि अगर आप जैसे उदाहरण दे रहे थे कि कोई ग्रह जो है वो कुंभ राशि, कुंभ लग्न है और उसमें जो है द्वितीय की आप बात कर रहे थे। द्वितीय जो है वह वहां पर में अष्टम भाव में उच्च का हो गया है। तो अब इसको जो हम प्रेजेंट करेंगे तो उसको किस भाषा में कहेंगे? नवमांश में उच्च का हो गया है। हाँ, तो अब हम इसको कहेंगे कैसे? इसके कहने के कई रूप हैं। एक रूप तो है कि हम कहेंगे कि भाई मिथुन का सम, क्योंकि अगर मान लो हम कुंभ लग्न ही डिस्कस करते हुए चले जा रहे हैं लगातार, जैसे आप नाड़ी ग्रंथों में देखोगे कि एक लग्न की चर्चा चल रही है, तो वहां पर वो बार बार तो कहेगा नहीं कि लग्न ये है। तो उसमें वो आपको अगर जब भी कहेगा कि धनेश जो कोई भी है उस ग्रह का नाम लेके कि वह फलाने नवमांश में है, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये लग्न की निश्चित बात हो रही है और वो फलाने नवमांश होगा। जैसे इसमें यह बात लगेगा नहीं, क्योंकि जब अगर हाँ, इससे क्या होगा कि मान लीजिए यह तभी होगा जबकि द्वितीय अपने स्थान में नहीं है। द्वितीय अपने स्थान में नहीं होगा तभी वो कन्या राशि को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि हम ग्रह को जब नवमांश कुंडली में बैठाते हैं तो ग्रह जिस राशि में रहता है वहां से लेते हैं। सही हूं मैं? तो अब हमें कहना है कि द्वितीय सुख स्थाने या सुख स्थान से भी नहीं चलेगा, हमें ये लेना पड़ेगा। चलिए उसमें क्या है, उसमें सुख कौन सा आएगा? वृषभ में। हाँ, तो आ जाएगा इसका नौवा नवमांश होगा। तो हम कहेंगे धनेश सुख स्थाने, है ना, और निधनस्थ गो या अष्टमस्थ गो। वैसे अष्टमेश और अष्टमांश और निधनांश में भी बड़ा कंफ्यूजन है नाड़ी ग्रंथों में।
से क्या पता चला कि कुंभ लग्न की बड़ी है, तो हम व्यक्त करना चाहते हैं कि द्वितीयेश कहाँ है। तो द्वितीयेश जो है सुख स्थान में है। सुख स्थान मतलब वृषभ में है। और माना उच्चांश के हम कह दें तो मतलब ये नवांश में यह उच्च का है। तो मतलब इसकी डिग्री अब कहाँ है, 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री के बीच में है कहीं। बराबर। तो इसी तरह से अगर हम डिफाइन करेंगे इसको, तब इसमें हम इसको क्या कंफ्यूज होता है। हमने तो ग्रह की स्थिति को बताया कि धने उसको जो है द्वितीय जो है वह कुंडली में कहाँ है और किस नवांश में है। अब इसमें क्या हुआ कि तुल्य इसलिए कह दिया कि जो सुख स्थान में जो द्वितीय है उसका तुल्य नवांश इस कुंडली में इतना है कि जब यह यहाँ होगा। अब चलिए यहाँ तो बात खत्म हो गई। अब होता क्या है कि कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, वह सिद्धांत दिया है कि कोई ग्रह जो है वह जहां पर में खास करके शनि गुरु और राहु के लिए ज्यादा लिखा है या तो वह जिस नवमांश में है वह राशि जन्म कुंडली में जहां है और वहां से 8वें स्थान में जो चीज है जी उसका नाश हो सकता है। जैसे कि अगर कन्या राशि में अभी ये है जी तो कन्या नवांश में है, द्वितीय मारक है, लेकिन यह सॉरी मैं गलत कह रहा हूं। अब मान लीजिए कि यह कन्या नवांश से अष्टम स्थान कहाँ होगा, कन्या राशि कुंडली में जहां है उससे अष्टम स्थान कहाँ होगा, मेष राशि। मेष राशि। अब मेष राशि का जब इसका गोचर होगा नवांश से तो मेष राशि जो तृतीय स्थान है उसका नुकसान करेगा। मतलब ससुर का निधन हो सकता है, पराक्रम छीन हो सकता है, लेखनी शक्ति कमजोर हो सकती है, वाचन शक्ति हो सकती है, उसमें कम्युनिकेशन के मामला में उसको नुकसान हो सकता है। कुछ इस तरह से आप उन तमाम स्थितियों को देखें। अब मेष राशि जो मूल पदार्थ है, मेष राशि जो सब चीज में पहले है, तो जहां कहीं पर में प्रारंभ होने की स्थिति होगी वहां भी नुकसान कर देगा। लेकिन यहीं पर में अगर गुरु इससे ये करे तो इससे त्रिकोण में जैसे कि वो वृषभ राशि में, वृषभ राशि में अगर कोई चीज होगा तो माँ का स्वस्थ लाभ होगा, भवन ये हो सकता है। या अगर वो मकर है तो मकर का ये दे करके वह जो है माना द्वितीय होते हुए भी वहां पर में कुछ ना कुछ लाभ करेगा हानि के अंदर से। अगर हॉस्पिटलाइज्ड है तो हॉस्पिटल से निकल जाएगा, जेल में है तो जेल से बाहर आ जाएगा। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर में पटेल साहब ने कुछ पता नहीं कहीं लिखा नहीं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने गुजराती में कोई किताब लिखा है नवमांश और नाड़ी और उसमें ऐसा लिखा है। अब गुजराती तो मेरी समझ में नहीं आती है लेकिन जितना मेरा उनसे ये होता था तो चर्चा है। अब लोगों ने क्या किया है कि लोगों ने ये कोशिश करने है कि ट्रांजिट थ्रू नवमसा एक नया सिद्धांत चला। यह सिद्धांत चला है 2010 के बाद। वो गलत है, इसीलिए उन्होंने ये ट्राइन वाला दिया है।
हाँ, मेरे ख्याल से गुरुदेव 2007 या 8 में, 7 में तो मैं वहां से गुजरात से मूव किया, 8 में शायद गुजर गए। जी जी जी। कोई उसके बाद जो है बहुत लोग आए, उन्होंने क्या किया कि इफेक्ट ऑफ प्लैनेट थ्रू डिविजनल चार्ट्स का एक कंसेप्ट लाया, और डिविजनल चार्ट में उन्होंने नवमांश को तो पकड़ना ही था, दोनों हाथों से लपक के गले मिलने के लिए। तो वो मिलते हुए उन्होंने कई चारी बातें कर दी, लेकिन तर्क संगत नहीं लगता है। यह तो समझ में आता है कि भाई नवमांश में जहां वह ग्रह था, जब वहां से गुजरा कोई अशुभ ग्रह है या शुभ ग्रह, तो उसके कोण में या वहां, अब अष्टम स्थान शनि के साथ क्यों लेते हैं? कि शनि मृत्यु का कारक भी है, विनाश का कारक भी है। हाँ, गुरु से वो नवम क्यों लेते हैं या पंचम क्यों लेते हैं? कि यह जो है ज्ञान और सृजन का कारक भी है। राहु से भी विनाश ही लेते हैं, लेकिन राहु से एक्सीडेंट वगैरह के रूप में, सडननेस के रूप में लेते हैं। तो यह एक मौलिक सिद्धांत सा प्रतीत होता है कि वहां से चला, लेकिन इससे पहले देखना पड़ेगा कि प्रॉमिस है क्या। अगर प्रॉमिस है कि जब शनि गुजरेगा, इसी कुंडली में उदाहरण में लेते हैं, अष्टम भाव से माने कन्या राशि से, वो नवमांश में जहां है हुआ, हेलो, वहां से जो सुनाई दे रहा, अगर मान लो शनि वहां से अष्टम भाव से गुजर रहा है, जो नवमांश में है, कन्या नवमांश से गुजर रहा है, कन्या नवमांश अष्टम भाव में है, तो अब कन्या से जो अष्टम स्थान है, तीसरा भाव, उसमें जो सिबलिंग्स है, जो कोबोर्न है, उनको भी नुकसान हो सकता है। वो चंद्रकला नाड़ी के ट्रांजिट प्रिंसिपल्स में वहां पर क्या है कि अगर वहां पर में है कि उनकी क्षति हो सकती है, भाई का निधन हो सकता है, छोटे बहन की निधन हो सकती है, ससुर का निधन हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉमिस दिख रहा है कुंडली में, यह होगा। अगर वह प्रॉमिस नहीं दिख रहा है तो प्रॉमिस क्या दिख रहा है, हमें उस जो कि आपने कहा है कि डिटेल में जो 20-22 पॉइंट आप पहले ही कह दिए, उन सबों को देख करके देखें कि प्रॉमिस क्या उभर करके आता है। तो ट्रिगर जो करेगा गोचर का शनि नवमांश वाले जगह से होते हुए, वह वहां करेगा। अदरवाइज वह गोचर है, क्योंकि हमेशा हर गोचर इफेक्ट नहीं देता है। जी वो जो प्रॉमिस होता है कुंडली में, उसी पहले कुंडली देखना है, कुंडली में भाव इस कारक को प्रॉपर एनालाइज करके बाद में गोचर और दशा आती है। अब जब हमने देख लिया कि शनि आजकल मीन राशि में, ये है, अब ये जो है किसी के कुंडली में शनि जो है मीन नवमांश में है जी, तो अब उसकी कुंडली में देखना है कि उसकी कुंडली में मनी किस, क्या कहते हैं, मीन किस भाव में जी, वहां से अष्टम भाव कौन सा होगा जी। तो मीन से अष्टम भाव हमेशा जो है वह तुला ही होगा। तो एक और है, जिसके कुंडली में आजकल मीन जो है वो माने वो जिसकी कुंडली में मीन तुला राशि में है, वो सॉरी तो मीन राशि में है और गोचर में शनि मीन में है, तो तुला राशि जिसके है, जहां जिस स्थान में है, वहां अगर कुंडली के D1 चार्ट से कोई नुकसान प्रॉमिस हो रहा है तो वह घटे, या छोटी मोटी घटना देके चला जाएगा या बड़ा घटना देगा, यह वहां से देखने पड़ेगा। जी सर। एक प्रश्न आया था
कि उसको नवांश तुल्य, इसको जब देखते हैं तो गोचर में ही क्यों देखते हैं, तो नवांश तुल्य तो है ही, क्योंकि वह नवांश जो है वह किसी राशि का अंश है, और उस राशि में जहां वह मान लीजिए कि कुंडली में क्या है कि कहीं और है, वह मीन राशि में है, तो मीन तो किसी भी भाव का हो सकता है, नहीं किसी के कुंडली में, वहां से मीन नवमांश में गया है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में वह मीन में है जी, वह मीन से जब गुजरेगा तो वहां से अष्टम स्थान को ठोकता हुआ, ट्रिगर करता हुआ चलेगा। अगर प्रॉब्लम है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। गुरुजी एक चीज और है इसके अंदर, जो अभी दिपेश जी ने बताया था, वो भी CS पटेल साहब का सिद्धांत है, इसके ट्राइन को भी इफेक्ट करेगा। अगर वो तुला राशि के अलावा यही मैंने कहा या कुंभ में भी होगा, उसमें भी करेगा, 3, 7, 11 में करेगा। यही मैं आपको कह रहा हूँ, 1 मिनट, यही मैं कह रहा हूँ कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि जुपिटर के केस में और राहु के केस में ट्राइन इफेक्टिव होता है, लेकिन शनि के केस में अष्टम स्थान को लिया गया है, क्योंकि शनि अष्टम घर का ये है। बाकी वो ट्राइन और स्क्वायर जो है यह जनरल प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। आप किसी भी, जैसे कि आप अगर उसको देखेंगे कि सकट योग कैसे बना है, या उसका भंग, कोई भी आप ले लेंगे, केसरी योग ले लेंगे, किमद्रुम योग ले लेंगे, बहुत सारे हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें कोण और केंद्र का सिद्धांत बहुत हद तक बहुत सारे योग बनाने में प्रयोग हुआ, कनेक्टेड है एक दूसरे से। हाँ, तो वह कोण और केंद्र को ले लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रभाव करेगा जहां ग्रह गोचर में जा रहा है जी। अब ज्यादा तो मैं ही बोल गया यार, मैं तो टाइम ही ले लिया वक्ता का। सर लग्नेश बनेगा मंगल, तो लग्नेश सप्तम भाव में जा रहा है, लग्नेश सप्तम भाव में जा रहा है, तो जातक जो है पत्नी के अनुकूल रहने की कोशिश करेगा। लग्नेश सप्तम भाव में जा रहा है, जातक की वृत्ति भोग के प्रति ज्यादा होने की गुंजाइश बनती है। लग्नेश सप्तम भाव में जा रहा है, जातक जाहिर जीवन में ज्यादा अपनी ऊर्जा लगाए, ऐसी संभावना भी बन सकती है। तो ये लग्नेश के सप्तम भाव में जाने से ये फल हम कह सकते हैं। अब वही मंगल नवमांश कुंडली में कौन सी राशि में है, तो 27 डिग्री प्लस है, यानी आखिरी धनु नवमांश में आया, सॉरी तुला में 27 डिग्री, मिथुन में है, मिथुन नवमांश, मिथुन भाव, मतलब लग्नेश का राशि तुल्य नवमांश 3rd हाउस में आया, साहसांश, पराक्रमांश, मीन्स लग्नेश मंगल का, मंगल जो साहस पराक्रम का कारक ग्रह है, वो 3rd हाउस से भी जुड़ा हुआ है। मतलब जब हम गुरु को तीसरे भाव में देखते हैं, तो इसके साहस पराक्रम को जब हम देखें कि ज्यादा सोच विचार करके, अपने अनुभव के अधीन, अपने पूरे ज्ञान को लगा करके कोई अंट संट गलत पराक्रम ना करने की उसकी स्वभाव हो सकता है। मतलब ज्यादा हिम्मत ना दिखा करके अपनी बौद्धिक और अपनी ज्ञान के अधीन पे वो अपना साहस पराक्रम को बाहर लाएगा। पर जब मंगल कनेक्ट हो रहा है, तो उस साहस की वृत्ति में ये बढ़ोतरी देगा। तो ये इंटरप्रिटेशन, जब लग्नेश मंगल साहस पराक्रम का कारक स्वयं साहस पराक्रम के तीसरे भाव से कनेक्ट हो गया, तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये कोई भी काम करते हुए डरेगा नहीं, राइट। काम करने की वृत्ति और उसमें एनर्जी जबरदस्त रहेगी, ये लगातार प्रयत्न करेगा, ये अपने हर उस साहस में एग्रेसिव रहेगा और कुछ न कुछ करते रहना उसकी वृत्ति रहेगी। लग्नेश मंगल 3य भाव से भी कनेक्ट हो रहा है,
ये सिंपल ऑब्जर्वेशन फलादेश हमें देना। लग्नेश सप्तम से जुड़ा और लग्नेश की नवमांश राशि मिथुन है जो कार्य लग्न कुंडली के तीसरे भाव की है। जो सहोदर है, छोटे भाई बहन, वहां पर तो लग्नेश का तीसरे भाव में जुड़ना मतलब छोटे भाई बहनों से इसका लगाव रहने की गुंजाइश पे बढ़ जाती है। तो ये सारे फलादेश आते हैं। अब सीधा देखें कि अगर ऐसा दीपेश जी हाँ, ये सिद्धांत एक्चुअली यहीं से में जो है केपी में है, वो कस्पल लिंक थ्योरी को चुराया गया है। अपने यहाँ पर में इसको कहते हैं कि नवमसा डिस्पोजिटर जो है प्लैनेट का, यस वो आगे है, यानी कि यहाँ लग्नेश अगर नवे करो लग्नेश अगर मेष यहाँ मिथुन नवमांश में है। हेलो, हाँ जी सर, यही कर रहे हैं ना? हाँ जी परफेक्ट। तो इसमें कनेक्शन ये है कि वह तीसरे भाव का तो ये ले ही रहा है इफेक्ट जी, प्लस बुध जहाँ बैठा होगा इसका नवमांश डिस्पोजिटर वहां का भी ले लेगा, वहां का भी इफेक्ट ले लेगा। हाँ, तो ये जो कस्पल लिंक थ्योरी बनाया गया है जी वो यही से बनाया गया है। डिस्पोजिटर नवमांश डिस्पोजिटर जी हाँ ठीक। आगे चलो बाद में। इसमें जो राशि तुल्य नवमांश तुल्य राशि के बाद जो है वो वही नवमांश के डिस्पोजिटर की भी बात है, नवमांश डिस्पोजिटर के एस्पेक्ट की भी बात है। तो आगे कभी समय मिला तो लेंगे। अब देखो यहाँ लाभ स्थान में जो शनि बैठा है स्व राशि का, फिर भी हम देखते हैं कि जब शनि ट्रिगर होगा उसका तो कहीं ना कहीं नुकसान होना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करना, कामकाज को लेकर के, करियर को लेकर के विदेश प्रवास ट्रिगर होना, ये सारी स्थिति बन सकती है। कारण क्या है? शनि जो है लाभ स्थान में 19 डिग्री का है, तो नवमांश कुंडली में वो मीन राशि में जाएगा। निसर्ग छठा नवमांशમાં છે એટલે એ જે છે એ મીન રાશિમાં જશે। બરાબર, मीन नवमांश में है ना? हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल। यहाँ शनि लाभ स्थान में बैठा है। जब हम लाभ स्थान का आकलन करते हैं तो लाभ स्थान में शनि बैठा है, लाभेश शनि स्व राशि का है, तो लाभ भाव को वो पॉजिटिव करेगा। पर वही लाभ स्थान में बैठा शनि नवमांश कुंडली में मीन राशि में है जो लग्न कुंडली के 12वें भाव की राशि है। तो 12वां भाव विदेश की बात देख सकते हैं, 12वां भाव स्पेंडिंग्स की बात देख सकते हैं, 12वां भाव नुकसान की बात देख सकते हैं, 12वां भाव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात देख सकते हैं, 12वां भाव आध्यात्मिक सुख की भी बात देता है। अध्यात्म तो है बट वो आश्रम में जाकर के उस सुख को पाएगा। तो वो अध्यात्म से जुड़ा शनि जब 12वें घर में मीन में गाएगा तो वो भी कर सकता है। तो उसके 12th हाउस 12th लॉर्ड को और इसके संलग्न कारक को जब देखेंगे तो ये नुकसान करवाएगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करवाएगा, कहीं विदेश के प्रवास को करवाएगा, ये आध्यात्मिक उन्नति को देगा। ये शनि 12वें घर की राशि में कनेक्ट हो रहा है, ये प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड राशि तुल्य नवमांश। समझ में आ रही बात? मीन में होने से वो अननोन प्लेस जो हमें मालूम नहीं है ऐसी प्लेस में जा सकता है ना। मीन में बैठा है, 12वें भाव में है जी, तो 12वां भाव जो है वो अननोन प्लेस है जो हम जानते नहीं है। वो ऊपर वही विदेश हुआ ना, है, दूसरे देश में भी जा सकता है और अपने देश में जो जगह देखी जानी नहीं है वहां भी जा सकता है ना। सीधी बात है। अननोन प्लेस घोस्ट सब 12th हाउस में इसीलिए है कि जो हमने देखा नहीं है, इसलिए विदेश वहां से देखते हैं। विदेश भाव के साथ में देश में जो उसने देखा नहीं है, जो व्यक्ति कुंडली है उसने देखा नहीं है, वहां भी वो जा सकता है ना। जी 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 जी। अब और देखिए, पंचमे से सूर्य छठे में जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि संतान को लेकर के अड़चने आना,
संतान को लेकर के तकलीफ होना, संतान की कहीं न कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको झेलनी पड़ेगी। पंचमेश छठे में देख करके ये पहला आकलन आता है। और उसका अगर राशि तुल्य नवमांश देखे तो 3 20 6 40 दूसरे नवमांश में है, बराबर। तो कुंभ नवमांश में आया सर, बराबर जी, कुंभ नवमांश। हाँ बिल्कुल सर, बराबर। तो सूर्य जो पंचमेश छठे में दिख रहा है, यहाँ राशि तुल्य नवमांश तो इसके लाभ स्थान की राशि में जा रहा है। देखो, मीन्स इंटरप्रिटेशन प्रेडिक्शन क्या आएगा कि संतान को लेकर के दिक्कतें आएगी, संतान को लेकर के ऑब्स्टिकल होगा, पर अल्टीमेटली होगा वही जो आप चाहते हो। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति के लाभ स्थान में जा रहा है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संतान को लेकर के छोटी मोटी समस्या अगर आ रही है, अगर आपको संतान प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो चिंता ना करें। सूर्य जो हीलर है, सूर्य जो डॉक्टर है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट से अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो आपकी इच्छा अनुसार आप संतान प्राप्ति कर सकते हैं। सो दे सडनली विल से यस। ऐसा ही हुआ कि कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने मिले, उन्होंने ट्रीटमेंट की, संतान प्राप्ति हो गई। तो पंचमेश छठे घर में देखने से जो डर वाला भाव अशुभत्व आता है, उसका पॉजिटिव कनेक्शन भी मिल रहा है कि वो राशि तुल्य नवमांश उसकी लाभ स्थान की राशि में जा रहा है। मतलब अंत भला तो सब भला वाली बात दिखेगी कि कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो होगा। ये हो गया राशि तुल्य नवमांश। अब इसी को देखते हैं। अपने सूर्य जिस पोजीशन में बैठा हुआ है उससे 6 से रिलेशन बना रहा है, उससे 6 में जा रहा है, तो वो सब चीजें जो आप बता रहे हैं वो होंगी, लेकिन डिफिकल्टीज होंगी क्योंकि छठे अपने से छठे में जा रहा है सूर्य। मैं में अपने से द्वितीय भाव में है, पंचमेश लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली के छठे भाव में है। पंचमेश नवमांश कुंडली में, लग्न कुंडली के लाभ स्थान में है। अब जो सूर्य है, वो सूर्य को मैं कब देखूंगा? जब मैं इम्यूनिटी की बात करूंगा, जब मैं क्रिएटिविटी की बात करूंगा। तो जब सूर्य का फल मुझे लेना है, तो सूर्य का फल में वो अपने से छठे नवमांश में है, तो वो अड़चन डालेगा, बट अल्टीमेटली है क्या? अल्टीमेटली लाभ अपना फर्क ला सकता है। वो देखो, आपका प्रेडिक्शन बेंगल, उसमें सूर्य है जो पंचमेश है, शुभ बना। पंचमेश और षष्ठेश का परिवर्तन है, शुभ बना। 6th लॉर्ड अपने से 12वें में गया, तो जो ऋण है, जो रोग है रिपु का, वो आनंद लेने की बात करेगा। ठीक है, 6th लॉर्ड अपने से 12वें में गया, वो वहां कोई नुकसान दे सकता है, बट अल्टीमेटली वो कर्मेश और लाभेश से दृष्ट हुआ, तो मेजॉरिटी 6th हाउस बलवान हुआ। तो जब 6th हाउस बलवान होता है, तो 6th हाउस में पड़ा पंचमेश अपनी नवमांश कुंडली में अपने से छठे में जाने से, और वो भी लाभ स्थान में जाने से, इतना बड़ा नेगेटिव नहीं हो सकता है। जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यस, ऐसा नहीं गोचर कर रहा है। हम देख रहे हैं संतान सुख का आकलन दे रहे हैं, तो संतान भाव में बुध बैठा है, संतान का अधिपति कन्या राशि में बैठा है सूर्य, संतान कारक गुरु मिथुन राशि में बैठ रहा है। तो ये एक पंचम भाव पंचमेश और कारक का ब्यौरा हुआ। सीधा नवमांश कुंडली खोलो अब। यस सर, सीधा खुलेगा क्या नवमांश? का लग्न कुंडली के मीन राशि में शनि का गोचर था। लग्न कौन सा था? मेष लग्न। मतलब अभी हमने देखा कि शनि 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है, तो 12वें घर से जब ट्रांजिट कर रहा है, तो वो अपने 7th एस्पेक्ट से छठे घर में बैठे सूर्य को देख रहा था, वो तीसरे एस्पेक्ट से धन भाव को देख रहा था, और 10वें एस्पेक्ट से भाग्य भुवन को देख रहा था। अब यहाँ जो है 4 8 12, यानी यहाँ मीन राशि में शनि बैठा है, वृश्चिक राशि में बृहस्पति और केतु बैठे हैं। नवमांश तुल्य राशि का सीधे सीधी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यहाँ मीन राशि में बैठा शनि एक्टिव होगा। मतलब लग्न कुंडली का भाग्येश और कर्मेश और भाग्येश शनि फल देने लायक बन रहा है, और वो शनि मीन राशि में है।
राइट। तो यहाँ कर्मेश और भाग्येश शनि एक्टिव हो रहा है, पहली बात। तो उसका कर्म खिलेगा, मतलब कर्म स्थान में शनि अगर बैठा है तो ओवरलोड ऑफ द वर्क होगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। कामकाज थोड़ा बहुत स्लो होने की संभावना है, या बहुत ही गहराई से कोई ना कोई अच्छा नया कामकाज की शुरुआत होने के चांसेस है। तो कर्म स्थान में बैठे शनि की जितनी बातें हम गोचर के शनि की जितनी भी बात कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। 4-8 बार में बैठे शनि का जब एक्टिवेशन होता है, क्योंकि वो कर्मेश बन करके एक्टिव हो रहा है, कर्म स्थान एक्टिव हो रहा है, लाभेश एक्टिव हो रहा है। तो एक साथ सब कुछ हो रहा है, इसका ये प्रमाण है कि यहाँ शनि भी गोचर का ट्रिगर हो रहा है, गुरु ट्रिगर हो रहा है, साथ साथ में भाग्येश भी एक्टिव हो रहा है। वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में है, तो मैं कहीं ये भी कह सकता हूं कि सडनली कोई फाइनेंशियल परिस्थिति में चेंज आ सकता है। मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलूंगा, क्योंकि अष्टम भाव अष्टमेश को देख करके बोलना पड़ेगा। तो ये सारी स्थिति बनेगी, क्यों? क्योंकि गुरु केतु भी एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ जीवन में बहुत बड़े बदलाव का टाइम है, ये भी कह सकता हूं। तो व्हेन आई विल से कि मीन राशि में शनि चल रहा है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर गुरु उतनी ही डिग्री का है, शनि के 5 डिग्री वाला गोचर की डिग्री जितना, केतु भी उतनी ही डिग्री का है, तो मैं डेफिनेटली उनको कहूंगा कि आप जीवन के बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव बिग चेंज है, केतु सडननेस बड़े बदलाव देने वाला ग्रह, दोनों एक्टिव हो रहा है। वृश्चिक राशि अगेन काल पुरुष की कुंडली की अष्टम राशि, तो बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी पे बैठा हुआ है सडननेस से। तो ये 4-8-12 का मीन राशि का गोचर शनि, गुरु और केतु को भी एक्टिव करेगा, जो लग्न कुंडली की वृश्चिक राशि में, जो लग्न अष्टम भाव में, और लग्न कुंडली के 12वें भाव को भी एक्टिव कर रहा है। अकॉर्डिंगली फलादेश बनेगा। क्लियर है? तो ये हुआ राशि तुल्य नवमांश और नवमांश तुल्य राशि की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बाकी हर प्रैक्टिकल कुंडली को देखने के अपने अपने टूल होते हैं, अपने अपने जरिए होते हैं। चीज एक ही है, शुभ बनना चाहिए, अशुभ बनना चाहिए, या मिश्र होना चाहिए। सिर्फ 6-8 देख के ना दुखी होना है, ना नवम पंचम देख करके एकदम स्वर्ग में आ जाना है। नवम पंचम होने से भी कुछ नहीं होगा अगर अशुभत्व मिल रहा है। भाग्य स्थान में बैठा है गुरु, उस पर धनेश आकर के बैठा है, शनि है, 36 साल तक वो खाक छाना हुआ है। तो शनि के वर्ष को भी देखना पड़ेगा। जब तुम बोलोगे कि तुमने 30, 32, 33 तक तो कुछ पाया ही नहीं, जो पाया 36 के बाद पाया, वो साष्टांग दंडवत करेगा। क्यों? क्योंकि जो धनेश है वो अब भाग्य स्थान में चाह रहा है, तो अपने से 6th लॉर्ड बनकर के आ रहा है। तो भाग्य में बैठा हुआ धनेश भी सपोर्ट नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ अपने से छठे भाव में का स्वामी बन करके आने से प्रॉब्लम लाया है। सो वी हैव टू इंटरप्रेट ऑल दिस। सो 6-8 से ना दुखी होना है, नवम पंचम से ना खुश होना है। बात ये है, उसका पूरा आकलन करना है, सीधी बात, और वो मैक्सिमम पॉजिटिविटी आएगी, वो फल हमें देखना है। अब कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट 7 मिनट्स बची हुए। तुल्य नवमांश मतलब ग्रह जिस राशि में है और जिस नवमांश में है जी, उसका तुलनात्मक अध्ययन है। इससे पता चलता है कि किस राशि में है और किस नवमांश में है। जी जी जी, जी। रिवर्स है कि अगर ग्रह जिस नवमांश में है जी, वह राशि जन्म कुंडली में किस राशि में है, किस स्थान में है, किस भाव में है। जी जी जी, मतलब एक बात जरा मैं क्लियर कर दूं कि वैदिक ज्योतिष में राशि और भाव एक ही चीज होता है। यस, क्योंकि अगर हम राशि और भाव को बराबर नहीं रखेंगे तो हमको वो नहीं मिलेगा, स्वामित्व भाव का नहीं मिलेगा। आधी डिग्री का भी हम अंतर कर देंगे तो वो नहीं मिलेगा। वो घटका जो है वह गणित बुद्धि का अतिरेक प्रयोग है। तो हमारा मतलब है कि राशि में जो है ग्रह जो है जिस राशि में है वह जिस नवमांश में गया, वहां से हम उस ग्रह का प्रभाव
देखेंगे उसके के हिसाब से। और जी, जी, जी। जिस आगे? नवमांश में है वह नवमांश जिस राशि में है वह राशि जहाँ है जन्म जी। कुंडली में, जी वह जो नवमांश तुल्य राशि वहाँ हम गोचर से देखेंगे। जी 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 कस्पल वही। में थे दो चीज है। कि नवमसा डिस्पोज, हाँ, अब उस नवमसा डिस्पोजिटर का एक्सटेंशन है जी कि वो राशि जहाँ है तो अब नेचुरली है कि उसका स्वामी होगा, उसका स्वामी कहीं ना कहीं लिंक करेगा। तो यही है इसका कि राशि से नवमांश हो गए और नवमांश से जब राशि में आए तो उसी राशि को लेके जन्म कुंडली में डाल दिए। जी जी यही राशि तुल्य नवमांश और नवमांश तुल्य राशि है। सरल है, बाकी इसीलिए देखने की जो आपने कोई ज्यादा बाकी देखने की जो टेक्निक आपने बताया वो सही है। जी 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 एक्चुअली उसमें तो वो भी लिखा है कि युगम गते, वो कहता है कि इफेक्ट तब देगा जब स्फुट योग में जाएगा, यही लिखा हुआ है। जी मतलब वो डिग्रिकली जब डिग्रिकली नजदीक जाएगा। हाँ वहां जाएगा। बाकी आपने जी। सही कहा, 5 मिनट एक्सटेंड हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। जी जी कोई भी प्रश्न है पूछ सकते हैं, बोलिए। मिथुन राशि में मिथुन नवांश में एक ग्रह है, राइट? और वो मिथुन नवमांश में, हाँ सपोज, राइट? जी। और वो लग्न कुंडली में मिथुन राशि में और एक ग्रह है, जी तो वो भी हम कंबाइन कर सकते हैं। देखो जैसे अगर मेष लगन है हाँ तो मेष लगन में गुरु है, सपोज मिथुन राशि में, हेलो, हाँ या लग्न कुंडली में मेष लग्न की कुंडली में मिथुन राशि में गुरु है। गुरु है, हाँ मतलब जब साहस पराक्रम की बात करेंगे, जब ट्रैवलिंग की बात करेंगे, जब आईटी सेक्टर की बात करेंगे, जब टेलीकॉम की बात करेंगे, तो वहां जुपिटर जो थर्ड हाउस में बैठा है वो उन क्षेत्रों में उसका नॉलेज, उसका विजडम, इसके संस्कार की बात करेगा। मिथुन राशि है ना, तो वो जुपिटर वो बुध से रंगा हुआ है, ठीक है, और बुध गुरु से रंगा हुआ है मिथुन राशि में जो जुपिटर है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो साहस पराक्रम के तीसरे भाव में जुपिटर अपने कारकत्व को लेकर के जाएगा मिथुन राशि के। तो मिथुन राशि का कारकत्व क्या है? एक तो धर्म अर्थ काम त्रिकोण की राशि है, हाँ तो काम त्रिकोण की राशि यानी अपनी कामनाओं को लेकर के चलना। मतलब ये जो मिथुन का गुरु है, अगर अपनी कामनाओं के लिए थोड़ा सा धर्म से च्युत होना पड़ेगा, किसी को अगर सपोर्ट नहीं करना है, किसी को पीछे छोड़ना है, तो ये जो निटिग्रिटी है जुपिटर में जो धर्म आचरण की, उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा, तो वो मिथुन का गुरु हो गया काम त्रिकोण के कारण। तो उसके फलादेश तो अलग रहेंगे, बट जब मिथुन नवमांश में कोई और एक ग्रह है, सपोज करो वहां मंगल जुड़ गया, आप चंद्र को जोड़ दो कि मिथुन नवमांश में चंद्र है, तो वहां सारा साहस पराक्रम में एक सौम्यता आ जाएगी, क्योंकि बच्चा है ना, चंद्रमा क्या है, छोटा सा बालक है, बालक और इमोशनल से ज्यादा सौम्य ग्रह है, तो ऐसे लोग साहस वृत्ति में कम होते हैं। एक तो शुभ गुरु है, दूसरा चंद्रमा जुड़ गया, तो इसका ओवरऑल इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि दोनों ग्रह सौम्य ग्रह है, ये ओवरलोड वाला साहस नहीं करेगा, ये बहुत ही विजडम पूर्वक अपनी प्रॉपर विचार करके अपने व्यवहार संस्कार को, धर्म आचरण को अपनी कामनाओं से जोड़ करके, और कहीं पे भी मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चा डरता है ना। चंद्रमा यानी क्या, ये एक कोमल ग्रह है, तो जब साहस पराक्रम के भाव में जाएगा तो वो साहस पराक्रम में जोखिम नहीं उठाएगा। और वही चंद्रमा जब हम प्रवास की बात करेंगे, गुरु धर्म, तो उसकी कामनाएं है कि मैं धार्मिक यात्राएं करूं, धर्म कारक गुरु यात्रा के भाव में, वहां यात्रा का कारक, तो ये मिश्रण हुआ यात्रा के भाव में, धर्म कारक गुरु, धर्म
यात्रा कारक चंद्र, तो जब चंद्र गुरु एक्टिव होगा तब मैं कहूंगा कि धार्मिक यात्राएं कर रहे हो तो वो साष्टांग नमस्कार करेंगे। और तभी प्रश्न आ रहा है कि चार धाम जाना है, वी कैन से कि यस, ये जो शनि का ट्रांजिट है आइदर मिथुन में या 3, 7, 11 के ट्राइन में यात्रा की संभावना है। वही अगर मंगल है मिथुन नवमांश पे तो साहस पराक्रम में वो वृद्धि देगा, गुरु का कैलकुलेशन देगा, गुरु का विजडम देगा, गुरु को जो व्यवहार संस्कार है उनका नॉलेज है उसकी पॉजिटिविटी देगा। साथ में मंगल का स्ट्रेटेजाइजिंग प्लानिंग, सेनापति है ना मंगल, सेनापति यानी क्या, मैनेजमेंट करना, स्ट्रेटेजाइजिंग करना, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और उसका हर एक्शन गुरु मंगल कृत होकर के पॉजिटिविटी देगा। तो मिथुन में शत्रु राशि में मंगल, ये सब आज के परिप्रेक्ष्य में कोई काम का नहीं, ठीक है। ये धर्म मतलब काम और मोक्ष और बंधन की बात करेंगे। अब जब मोक्ष की बात आएंगी तो इसमें ये मंगल हो सकता है थोड़ा नेगेटिव हो जाए कि अपनी कामना तृप्ति के लिए साहस कर रहा है तो बंधन में बंधेगा, बट यहाँ तो बंधन में बंधने ही तो बैठे हैं, तो हमें मोक्ष नहीं चाहिए, जैसे तो अकॉर्डिंगली हमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। जैसे आपका एग्जाम्पल चार्ट था Am I answering your question, दीपेश जी? नहीं, जस्ट वो क्लियर करने के लिए जो हम वो एग्जाम्पल चार्ट लिया था मेष लग्न वाला, इसमें वो लग्नेश मंगल 27 डिग्री लिब्रा में, तो वो लास्ट नवांशा मतलब मिथुन में था ना आपका एग्जाम्पल, वो और वो D1 में मिथुन में ऑलरेडी जुपिटर बैठा है, बृहस्पति बैठा है। हाँ देखो वो हम कंबाइन करते हैं, वो बृहस्पति पर ये युति नहीं हुई, डोंट मिसअंडरस्टैंड। हाँ, ये दोनों अपने अपने प्रभाव से साहस, पराक्रम, आईटी, टेलीकॉम, जासूसी, व्यापार, प्रवास, जितनी भी चीजें थर्ड हाउस से देखते हैं, उन सब पे गुरु और नवमांश राशि में जो बैठा है उन ग्रहों का प्रभाव, उनके कारकत्वों का प्रभाव थर्ड हाउस पे है, दैट्स इट, सीधी बात। चंद्रमा लिया तो मैंने चंद्रमा के कारकत्व से आपको समझाया, बुध लिया तो बुध के कारकत्व से समझाया, मंगल लिया तो मंगल, कौन सा ग्रह है वो ग्रह अपने कारकत्व को उस राशि के हिसाब से मॉडिफाई करके साहस पराक्रम के थर्ड हाउस को एक्टिवेट, ट्रिगर, फलादेश, फल देगा। और कोई क्वेश्चन?